अब चलते हैं हम अवतल दर्पण का सूत्र का हम निगमन करने के लिए। ये अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन हम कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में चलते हैं। ये अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण है तो इसका जो है ऊपरी वाला भाग को हम लेप कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण। अब देखिए इस अवतल दर्पण के लिए अब ये प्रकाशिक जो किरणें हैं यहाँ पर आकर टकराती है और यहाँ से परावर्तक हो जाती है और ये सेंटर से जा रही है और ये जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस करते हैं और ये जो पी है ये ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है और इस पे जब काटती है तो ये बिंदु पर इमेज बनता है। तो हमारा ये भी इधर है तो ये नीचे बना है तो ये मेरा जो है क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। आइए चलते हैं अब इसको जो है अवतल दर्पण को जो है सूत्र का निगमन करते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये जो ए बी दिख रहा है इसी के समानांतर हम यन जो है ए पी पर लंब डाले हैं। तो हम जैसे लंब डाले हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एम एन समानांतर ए बी, यानी ए बी समानांतर जो है कि एम एन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो ये एम एन जो है ए बी के बराबर होगा। जहाँ मतलब एम एन है वहाँ ए बी हम लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए जो ये भी है ये जो है वस्तु है, हम इसे हम कह सकते हैं कि ये वस्तु को ओ से हम शो कर सकते हैं, यानी वस्तु को हम ओ से कर सकते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। और जो ये देख रहे हैं ये आपका इमेज है, यानी इसे आई से हम डिनोट कर सकते हैं, ये आपका इमेज है। आइए हम बात करते हैं ये जो बिंदु एफ है यानी ये पर टकराई है तो इसे फोकस तल कहते हैं और इसे इमेज कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे जो ए बी और सी है त्रिभुज है और इसी भुजा से ये भी बना है। देखिए ए डैश बी डैश सी, यानी कि ये भुजा ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है ऐसे ऐसे कट के जा रही है, तो ये वाला जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और देखिए ये 90 डिग्री के होंगे, लंब सीधा है और यह भी आपका सीधा है 90 डिग्री हुआ है। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज का नाम क्या है, बी ए सी, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज बी ए सी, तथा त्रिभुज लिख सकते हैं क्या, बी डैश ए डैश सी, तो यहाँ लिख सकते हैं बी डैश ए डैश सी। इसमें क्या आप पाए हैं तो ये कोण ये जो है कोण ए डैश के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश। क्यों कह देंगे तो ये है समकोण, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समकोण है, लेकिन ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कौन सा कोण है, बी सी ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, तो ए डैश सी बी डैश, तो ए डैश सी और बी डैश ये आपका जो है शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो इससे इस प्रकार के त्रिभुज को जो है हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन सा है, तो इसी को लिख सकते हैं बी ए सी, ये समरूप का प्रतीक है और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में जब ये हो जाता है तो इसका समरूप का रूप मतलब गुण होता है कि बड़की भुजा, यानी कि बड़की भुजा क्या है ए बी है और छोटकी भुजा कौन सा है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है बराबर। ये बड़की भुजा ए सी है तो हम यहाँ ए सी लिख देंगे और ये जो छोटकी भुजा है आपका तो वह सी ए डैश है, सी ए डैश है। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। ये चलते हैं इसी प्रकार से एक त्रिभुज, यहाँ पर हम मेरे हाथ को दिखेंगे तो ये जो है एम एन एफ एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, यानी कि दोनों त्रिभुज जो है ये एक ही भुजा से बनी हुई है। फिर तो हम फिर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि उसी तरह से कि ये समकोण है और ये आपका समकोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, तो बी डैश ए डैश एफ में तो ये आपका जो है कोण एन है
और ये बराबर कोड कौन सा है, तो ए डैश है। ये क्यों है, तो ये आपका यहाँ पर फिर सम कोड हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ये वाला कोड और ये वाला कोड जो है कि आपका शीर्षाभिमुख कोड आ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं से फिर काट रही हैं। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोड एम एफ एन। तो कोड एम एफ एन बराबर कोड कौन सा हो जाएगा, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। जब ये दोनों कोड आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोड हो जाएंगे। तो यहाँ दर्शा देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर ये त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाते हैं। लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज कौन सा हो गया, तो यम एन एफ तथा बी डैश ए डैश एफ, ये समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो समरूप का भी बताएं कि बड़ी की भुजा क्या है, यम एन, और छोटकी भुजा आपका क्या है, ए डैश बी डैश बराबर बड़ी की भुजा एफ एन है, एफ एन, और छोटकी भुजा है ए डैश एफ, तो ये हो जाएगा ए डैश एफ। अब देखिए यहाँ यम एन का मान जो है हमने क्या रखा है, ए बी रखा, तो इसके जगह पर लिख लेंगे ए बी और बटा में ए डैश बी डैश। और ये एफ और एन, तो देखिए एन और पी में जैसे कि ये लेंस जो है थोड़ा सा दबा होता है, तो एन और पी में कोई अंतर नहीं होता है, एन ही पी है, पी ही एन है, मतलब इसमें बहुत सा छोटा सा अंतर होता है। तो हम ये एन की जगह पी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ पी और ये हो जाएगा ए डैश एफ, ये समीकरण नंबर बन जाएगा 2। आइए चलते हैं, जब दोनों समीकरण आपका तैयार हो जाता है तो इसमें देखते हैं कि जो आपके पास ये समीकरण है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ भी है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से। आइए देखते हैं, जब ये दोनों हिस्सा आपके बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए सी बटा में क्या है, सी ए डैश, बराबर में यहाँ क्या बचेगा, तो ये है एफ पी बटा में है ए डैश एफ, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। आइए चलते हैं, यहाँ पर ए सी का मान देखते हैं कि मालूम है कि नहीं है। तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। ए सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए सी का मान कैसे ज्ञात होगा, तो ए सी जो है ये पूरा है, यानी पूरी में से मतलब ए पी में से सी पी को काट देंगे तो ए से निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको कि ए सी निकालने के लिए कि ए पी और ए पी में से ये सी पी को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ए सी, जैसे ए सी निकल गया। आइए चलते हैं, इसके बाद से क्या करते हैं, तो इसके बाद हमको सी ए डैश निकालना है। तो सी ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सी पी माइनस ए डैश पी बराबर ये हो जाएगा सी ए डैश। इसके बाद निकालना एफ पी, तो एफ और पी का तो मान हमको मालूम है, इसलिए हम एफ और पी को ऐसे ही रहने देंगे। तो एफ पी बराबर एफ पी रहने देंगे। इसके बाद से हमको निकालना है ए डैश एफ। ए डैश एफ कैसे निकलेगा, तो ए डैश पी में से एफ पी निकाल लेंगे। तो ए डैश एफ बराबर क्या लिख लेंगे, तो ए डैश पी माइनस क्या एफ पी। जैसे इसको कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 क्या है, ए सी है, हम यहाँ पे ए सी लिखे हैं। ए सी की जगह क्या लिखेंगे, तो ए पी माइनस सी पी, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 से। तो ए सी की जगह पर लिखेंगे क्या, ए पी माइनस सी पी बट्टा में सी ए डैश, और सी ए डैश का ये है क्या है, तो सी पी माइनस ए डैश पी बराबर एफ पी, और एफ पी पर एफ पी रहेगा, बाई में क्या है ए डैश एफ, यानी ए डैश एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ए डैश पी माइनस एफ पी। अब चलिए इसका वैल्यू रख लीजिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसका है ए पी,
तो ए और पी का मान है माइनस यू, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस यू माइनस सी पी, और सी पी का मान यहाँ पर क्या है -2f, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2f बाई में सी पी -2f ए डैश पी, और यहाँ पर है ए डैश पी का मान, यहाँ पर ये जो है ए डैश पी का मान माइनस भी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस भी बराबर एफ पी, और देखिए यहाँ एफ और पी का मान है यहाँ पर माइनस एफ, इसे माइनस एफ कहते हैं, तो ये माइनस एफ बाई में ए डैश पी को देखिए, तो यहाँ पर ए डैश और पी है तो ये माइनस भी है, तो यहाँ माइनस भी, और इसके बाद माइनस एफ पी, तो एफ और पी का मान है माइनस एफ। ऐसे सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस यू और माइनस माइनस प्लस 2f अपान में यहाँ -2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर यहाँ माइनस एफ हो जाएगा बाई में ये माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब इसी इसमें गुणा करेंगे, देखिए माइनस है अभी माइनस है तो यू भी हो जाएगा, ये माइनस ही प्लस है तो ये -2f भी हो जाएगा, और इसके बाद ये एफ से करेंगे तो ये माइनस एफ और ये यू है यू, और इसे करेंगे तो 2f² हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं इक्वल टू, और इससे इसमें करेंगे माइनस माइनस 2f², इसमें करेंगे तो माइनस एफ भी, इससे ये वाला कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बचेगा यू भी, और ये माइनस इधर चला गया 2f भी, ये माइनस है तो माइनस एफ भी, ये माइनस इधर गया प्लस एफ यू भी हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे एफ भी, ये हो जाएगा एफ यू। आइए चलते हैं, इसके बाद क्या करते हैं दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर भाग देंगे, तो इसमें देखिए यू भी एफ, और इसमें एफ भी, इसमें यू भी एफ प्लस यहाँ है एफ यू, इसमें भाग देंगे यू भी एफ, यू भी से यू भी कट जाएगा एक बार में, एफ भी से एफ भी कट जाएगा एक बार में, एफ यू से ये यू और एफ कट जाएगा एक बार में, यहाँ का बचेगा 1/f, और यहाँ का बचेगा 1/u प्लस यहाँ का बचेगा 1/v। जो ये बचा है यही जो है आपका अवतल दर्पण का सूत्र है, इसी को लिखते हैं अवतल दर्पण का सूत्र। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं उसके कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जैसे अभी तो अवतल का पढ़े हैं, अब उत्तल का कैसे बनता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जब वस्तु अनंत पर, देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, जो ये आपका उत्तल दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर वाले भाग लेप में होता है, जब अंदर वाला भाग लेप में आ जाता है तो ये ऊपर वाला परावर्तक तल हो जाता है, इसको हम परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, ये आपका परावर्तक तल है। और इसके देखिए ये वस्तु है अनंत पर, यानी कि ये अनंत के लिए ये बनाया गया है कि अनंत पर ये है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए वस्तु का प्रकाश के अंदर ऐसे जाता है और यहाँ से रिफ्लेक्टिव हो जाए, मतलब कि टकरा करके वापस हो जाता है, जिसे परावर्तक तल कहते हैं, और ये सीधा जला जाता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये जो कि यहाँ टकरा कर यहाँ पे जो मिलता है, तो यहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब कितना है, छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा हुआ दर्पण के मुख्य फोकस पर, और ये जहाँ मिलता है इसी को फोकस करते हैं, इसी पे बन जाता है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि जब वस्तु अनंत पर और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, अब ये प्रश्न आ गया कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं, यह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं। यहाँ पे जो आपका ये उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण को हम ये जो है रेड कलर से जो है इसे लेप कर देंगे, इसको जैसे कि रेड कलर से लेप कर देंगे तो ये जो है प्रकाश, ये ऊपर वाला भाग जो है परावर्तक तल हो जाएगा, और देखिए यहाँ से परावर्तक हो गया
और सीधा यहाँ पर देखिए यहाँ पे काटता है तो यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और ये कितना है तो छोटा है, और कहाँ है तो ध्रुव और फोकस के बीच में है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु छोटा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। अगला प्रश्न आपका आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, मतलब ये होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के पक्ष दृश्यों में दर्पण के रूप में करते हैं। जब हम वाहन चलाते हैं तो उसके जो सामने लगता है वहाँ पे हम पीछे का चीज़ देखने के लिए करते हैं। दूसरा है यहाँ पे जो इसका ये दूसरा उपयोग है, ये क्या होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाज़ारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में करते हैं। जिससे प्रकाश क्या होता है पूरा फैल जाता है और आसानी से दिखने में आता है, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए आज पढ़ते हैं दर्पण। किसी चिकने पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरी पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर यह निकाय दर्पण कहलाता है। उदाहरण कांच, यानी कांच का जो गोला है या दर्पण है तो उसे हम कैसे बांट सकते हैं। तो देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका पृष्ठ समतल होता है वह समतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये समतल दर्पण है, ये क्या है तो आपतित किरणें है और ये यहाँ पे टकरा रही है और टकरा के वापस जा रही है। ये कैसे टकरा रही है तो ये देखिए ये समतल है और इस पर ये लाल कलर का जो दिख रहा है ये लेप किया गया है, यानी कलई किया हुआ ये पृष्ठ है। इससे क्या होता है कि दर्पण जो प्रकाश की किरणें आती है इस दर्पण को उस पार नहीं जाती है, टकरा कर वापस आ जाती है। तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं, यानी कि समतल दर्पण एकदम सीधा होता है। कर ऐसा दर्पण जिनका पृष्ठ समतल होता है, यानी देखो एकदम समतल है, वह समतल दर्पण कहलाता है। आगे देखते हैं, ये जो दर्पण है ये चिकने पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरी पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, वह निकाय दर्पण कहलाता है। परावर्तक मतलब कि जहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस आती है उसे परावर्तक कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में आप समझ गए। अब दूसरा है गोली दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। यानी गोली दर्पण का मतलब अब यहाँ पर देख लें, जैसे कि ये आपका जो है गोल है, यानी ये गोल है तो इसे हम गोली दर्पण कहेंगे। ये आपका गोली दर्पण होता है। अब इसको परावर्तक कैसे बनाते हैं तो गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के दो प्रकार होता है। तो एक होता है अवतल दर्पण। तो देखिए ये अवतल दर्पण का प्रतीक है, यानी ये जो दर्पण है इसके अंदर वाले भाग, यानी ऊपर वाले भाग को देखिए लाल रंग से लेप किया गया है, ये अवतल दर्पण है। और ये जो है उत्तल दर्पण है जिसके अंदर वाले भाग को लाल कलर से लेप किया गया है, तो ये उत्तल दर्पण है। तो आप समझ सकते हैं ये अवतल दर्पण कैसे है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, ऊपरी भाग कलई होती है। देखिए इसका अंदर वाला भाग ये वाला भाग आपका परावर्तक कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ इसे कह सकते हैं, यानी ये अंदर वाला जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है। ऊपर वाला भाग पर देखिए लाल कलर से क्या किया गया है, लेप किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो उत्तल दर्पण है कि वह उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ के बाहर की ओर वक्रित होता है और दबे हुए भाग पर कलई होती है। देखिए उत्तल पृष्ठ है तो इसके अंदर वाले भाग पर जो है क्या है कि कलई हुई है, और ऊपर वाला ये वाला भाग हम कह सकते हैं परावर्तक तल है, परावर्तक तल है, यानी ये परावर्तक तल है। इसे हम क्या कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे ये प्रतिबिंब बनता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है तो जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण तो यही है मेरा, जिसका ऊपर वाला भाग क्या है लेप है और अंदर वाला भाग जो है परावर्तक पृष्ठ है, यानी यहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होती है। आइए देखते हैं इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। तो मैं कल जो पढ़ाया था उसके आगे का भाग पढ़ा रहा हूँ और प्रतिदिन मैं आपको बनाता रहूँगा वीडियो, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर हो और दर्पण अवतल हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण है,
और ये वस्तु जो है अनंत पर है। इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। ये आपका बना है, ये आपका टकरा कर आया है, यानी ये टकरा का है, बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वह दर्पण के फोकस तल पर बनता है, यानी जहाँ से फोकस तल टकराती है वहीं पे बनता है। अब आगे हम बात करते हैं कि दूसरा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो वस्तु अब कहाँ रखना है कि अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये चलते हैं, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के जैसे बीच में रखते हैं तब वह वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में। देखिए ये क्या है, C क्या वक्रता केंद्र है और ये F है, इसके बीच में जो है ये वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। और देखिए ठीक ये देखिए ये जो है कि ऊपर है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, यहाँ पर P होता है जिसे ध्रुव कहते हैं, ये ऊपर है और ये जो है आपकी सेंटर से यानी कि आपतित किरणें है, ये किरणें जो है टकराकर इसे परावर्तित हुई है, इसे आई है और ये दोनों यहाँ पे काटे, जिस बिंदु पर काटती है वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो ये A डैश और ये B डैश है। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है F और F के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब तीसरा नंबर, जब वस्तु का वक्रता केंद्र पर हो, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका अवतल दर्पण है और ये जो वस्तु है ये वक्रता केंद्र पर है, यानी यहाँ पर हम वक्रता केंद्र कह सकते हैं, यानी इसको C कह सकते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र है और इस पर जो है वस्तु है। तो ये वस्तु जो है कि यहाँ से आकर इसका जो है प्रकाशिक केंद्र यहाँ से प्रकाशिक किरणें यहाँ से टकरा करके ये इससे सीधा आती है और ये ठीक जो है कि इसके नीचे बनती है, यानी यहाँ पर ठीक इसके नीचे मिलती है। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा C पर बनता है तथा वस्तु के समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा बनता है। मतलब देखो ये ठीक इसके नीचे बना है और जैसा वस्तु है उसी तरह का बना है, लेकिन ये ठीक इसके नीचे बना है, उतना ही बड़ा बना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आकार में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला पॉइंट है कि चौथा नंबर की जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होता है तब कैसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है आपका दर्पण है, अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, यानी ये देखिए ये C है, यानी वक्रता केंद्र है और ये आपका फोकस है, इसके बीच में अगर ये हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वस्तु को रख दिए, जैसे रखेंगे तो ये आपका किरणें यहाँ से आती है और ऐसे ही टकरा करके यहाँ आती है। इसके बाद से ये किरणें यहाँ जाती है और यहाँ से टकरा कर ऐसे आती है। तो ये वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बना है, ये वाला प्रतिबिंब, तो ये कहाँ बना है तो आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जब ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा यानी दर्पण वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। तो ये देखिए वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, इसके बीच में जो है ये वस्तु बना है और ये वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो इससे हम याद कर लेंगे। कैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप यही जवाब देंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा व दर्पण वक्रता केंद्र अनंत के बीच में प्राप्त होता है। अब ये प्रश्न अगर आ जाए कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब क्या करेंगे, तो ये देखते हैं ये फोकस पर ये वस्तु स्थित है और यहाँ से टकरा करके वापस आई है और ये टकरा करके इसे वापस आई है, यानी इससे समझ में आ रहा है कि ये कहीं मिल नहीं रही है, तो ये बहुत दूर बनेगा और जहाँ भी बनेगा ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार के प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है, यानी कि उस अब कहाँ मिलेगी ये तो मुझे मालूम नहीं है, जहाँ भी बनेगी वह बहुत बड़ा बनेगा। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट आपका क्या है कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, यानी कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाए, तो ध्रुव ये है, फोकस ये है, तो इनके बीच में यानी वस्तु यहाँ आ गया है,
तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब टकरा करके इधर चला गया और इसका आभासी जो है यहाँ पर आया है। तो यानी ये जो है कि जैसा वस्तु था उसी आकार का यहाँ बना हुआ है। अगर ये भी है तो ये डैश बी डैश इसके प्रतिबिंब को बता देते हैं। इस प्रकार हम प्रतिबिंब का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, और ये कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। आइए चलते हैं, सब कुछ समझ गए तो परीक्षा में कैसे आता है प्रश्न, इसके बारे में समझेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो या जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो या जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये हमारी परीक्षा में आता है। तो ये आपको बहुत छोटे से मैं लिखवा दिया हूँ, आसानी से आप याद कर लेंगे और परीक्षा में लिखेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। प्रश्न में आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, या कोई पूछ देता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि टार्च में, सर्च लाइट वाहनों जो अग्रदीपों में, मतलब जो हमारे टार्च है उसमें जो लाइट जलता है, सर्च लाइट वाहन जो होते हैं, जैसे कि हम रात्रि के समय चलते हैं तो हम लाइट जलाते हैं, उसमें किया जाता है। दूसरा है जब हम दाढ़ी बनाने जाते हैं तो जो हजाम की दुकान होती है तो जो दर्पण का प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। तीसरा है कि जब हम डॉक्टरी पहुंचते हैं, आँख चेक कराना हो या नाक या दांत या गला में कोई प्रकार का बीमारियां होती है तो उसको चेक करने के लिए जो है कि हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।